नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सवय सिंह आपका इतिहास का अध्यापक। साथियों, आज हम संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट कक्षा 10वीं के पहले पार्ट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये इस पार्ट का जो नाम बताया गया है। अब साथियों हम देखेंगे पहले विद्यार्थियों कि इस पार्ट के अंदर हमें कौन कौन सी जानकारी के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस लेसन के माध्यम से अपने को सबसे पहले जो पॉइंट हमें पढ़ने को मिलता है वह है अतीत के बारे में कैसे जाने। और नंबर 2 दूसरा जो पॉइंट हमें पढ़ने को मिलता है बड़े पैमाने पर वह है भारत का नाम। भारत का नाम, भारत कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, किन के द्वारा ये नाम रखा गया और किस क्षेत्र के कारण भारत को ये नाम मिला। तीसरा पॉइंट है भारत की नदियां। नदियों के बारे में हम साथियों इस लेसन या पार्ट के भाग 2 में पढ़ेंगे, जिसमें एक मैप के अकॉर्डिंग भारत के मैप के साथ में भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी लेंगे, साथ ही बहुत सारी सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे तिथियों का मतलब, यानी तिथियां कहां से शुरू की गई। इसमें हम ईसा मसीह की बायोग्राफी भी जानेंगे, साथ ही हम बीसी और एडी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो साथियों अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपके अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत के बारे में कैसे जाने ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं साथियों। तो बताना चाहूंगा, अतीत जो बीत गया उसे अतीत कहते हैं। अतीत के बारे में जानने के प्रमुख जो स्रोत यानी साधन हैं वो कौन कौन से बताए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अतीत यानी इतिहास, इतिहास को जानने के जो प्रमुख स्रोत बताए जाते हैं, इनमें प्रमुख रूप से जो स्रोत देखने को मिलते हैं, इसमें आता है मर्दपात्र, अभिलेख, पांडुलिपि और साथ ही ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम, ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से हम अतीत के बारे में जानते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं साथियों विद्यार्थियों कि अतीत के बारे में सुलभ जो जानकारी मिली है वह किन के द्वारा ये जानकारी ली जाती है। तो अतीत को जानने के लिए जो विभाग कार्यरत है उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अतीत के बारे में जानने वाले जो व्यक्ति हैं इन्हें पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है। पुरातत्व, पुरा यानी पुराने, तत्व यानी वस्तुएं, विद यानी जानकार। पुरानी वस्तुओं के जो जानकार हैं उन्हें पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से भी जान सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं, ये जो पुरातत्वविद हैं किसी भी वस्तु का अगर समय निर्धारित करते हैं, समय निर्धारण करते हैं, तो वह किस पद्धति के आधार पर पुरातत्वविद किसी भी उत्खनित वस्तु का समय निर्धारित करते हैं, तो उस टेक्निक को कहते हैं C614 अर्थात कार्बन 14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति के नाम से इसे जाना जाता है। और इस पद्धति के जरिए ही पुरातत्वविद किसी भी उत्खनित या खुदाई के दौरान जो वस्तु मिली है उसका समय निर्धारित करते हैं। साथियों इस पाठ के अंतर्गत अतीत के बारे में जो जानने योग्य अपने को जो साधन स्रोत मिला है उसको हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं। पांडुलिपि जो है इसका बड़े पैमाने पर हम जानकारी लेते हैं साथियों। तो पांडुलिपि की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो पांडुलिपि ये पुस्तकें जो हैं जिन्हें हाथों से लिखा जाता था, हाथों से लिखी होने के कारण
लिखित होने के कारण इन्हें पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। अब जो ये पुस्तकें हमें देखने को मिली है साथियों, पहले जो पुस्तकों का रूप हुआ करता था, ये पुस्तकें इस प्रकार से देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे वेदों को अगर देखते हैं तो इस प्रकार की जो पत्र हमें देखने को मिलते हैं। ये जो पत्र हैं स्पेशली ये जो पत्र हैं ये किन किन के माध्यम से इनके ऊपर ये पांडुलिपि लिखी गई है, तो इनमें भोजपत्र शब्द से इंपॉर्टेंट रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो पांडुलिपि हाथ से लिखित या हस्तलिखित होने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अगर पांडुलिपि को अंग्रेजी माध्यम से समझना है अपने को, तो पांडुलिपि जैसे हिंदी का रूप है, उसी प्रकार पांडुलिपि का जो एग्जैक्ट अंग्रेजी में किस रूप से इसका मतलब जुड़ाव बताया जाता है, तो अंग्रेजी का शब्द बताया जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट जो शब्द है इसका मेन शब्द या मूल धातु है मेन से बना है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है, और मेन जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखित होने के कारण इन्हें मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं पांडुलिपि के बारे में और जानकारी या इस स्रोत के बारे में जानकारी लेते हैं कि ज्यादातर जो पांडुलिपि हैं यह किन किन के ऊपर पांडुलिपि के ऐतिहासिक साक्ष्य हमें मिले हैं। तो साथियों बताना चाहता हूं कि हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में भोजपत्र एक प्रकृति पाई जाती है। भोजपत्र जो है जिसे भुजपत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर सबसे ज्यादा पांडुलिपियां लिखी जाती थी, जो आसानी से हमें हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में यह वनस्पति अवेलेबल हो जाती थी। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से जो कलेक्ट किए जाते थे भोजपत्र, इसे भुर्जपत्र के नाम से भी जाना जाता है। भुर्जपत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब भुर्जपत्र के ऊपर लिखित होने के कारण इसे भोजपत्र के नाम से जाना जाता है। भोजपत्र के नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें कि ये जो पांडुलिपि है और किन के ऊपर इसको लिखा जाता था, तो मैं बताना चाहता हूं कि ताड़ के पत्तों के ऊपर स्पेशली इनको ज्यादा रूप में देखने को मिलता है। विद्यार्थियों मैं बताना चाहूँगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख जो शिक्षा केंद्र हैं, जिनमें प्रमुख जो विश्वविद्यालय बताया जाता है, जिसे नालंदा के नाम से जाना जाता है, नालंदा के पुस्तकालय की जब जानकारी हमें पढ़ने को मिलती है, तो नालंदा पुस्तकालय जो बताया जाता है, नालंदा जो आपके वर्तमान बिहार के अंदर, राजगृह बिहार के अंदर स्थित था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो गुप्त काल की देन है। यहाँ पर जो पुस्तकालय बताया जाता है, पुस्तकालय जो बताया जाता है, इसमें 1,00,000 पुस्तकें बताई जाती हैं। 1,00,000 पुस्तकें बताई जाती हैं, जो किन के ऊपर उत्कीर्ण की गई थी? ताड़ के पत्तों के ऊपर इनको उत्कीर्ण करवाया गया था। अब हम बात करते हैं क्या पांडुलिपियां सटीक रूप से आगे बढ़ी, तो बताना चाहता हूं कि पांडुलिपियां समय के साथ में इनका विनाश हो गया है और कीड़े मकोड़ों के द्वारा इनको खाकर चट करके नष्ट कर दिया गया है। तो पांडुलिपियों से हमें ज्यादा जानकारी ऐतिहासिक या फिर अतीत के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जब पांडुलिपियां समय के साथ में खत्म हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में अगर किसी समय का इतिहास हमें जानना है तो दूसरा स्रोत आता है आपके अभिलेख। अभिलेख किसे कहा जाता है? सुनिए आप, अभिलेख किसे कहा जाता है, ये सवाल पूछा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। तो अभिलेख कहते हैं कि किसी कठोर सतह या प्रस्तर पर उत्कीर्ण, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर, किसी कठोर सतह या प्रस्तर पर उत्कीर्ण
ऐतिहासिक जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी अभिलेख कहलाती है, अभिलेख कहलाती हैं, अभिलेख कहलाती हैं। साथियों, पूछा जा सकता है कि अभिलेख जो एक ऐतिहासिक या अतीत जानने का स्रोत था, तो अभिलेख में और कौन कौन से साधन बताए जाते हैं? तो इनमें ताम्रपत्र, शिलालेख, शिलालेख के साथ में गुहालेख, गुहालेख और आदि जो साधन बताए जाते हैं, इन सब का जो स्टडी है हमें अभिलेखों के अंदर पढ़ने को मिलती है। साथियों, अगर पूछ लिया जाए इंडिया लेवल की जानकारी कि इंडिया यानी भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखने का प्रचलन किसने शुरू किया, तो नाम आता है अशोक का। सम्राट अशोक द्वारा अभिलेखों का प्रचलन, सम्राट अशोक द्वारा अभिलेखों का प्रचलन शुरू किया गया था। किस किस भाषा में? तो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक और ग्रीक भाषाओं में अशोक के अभिलेख हमें जानने को मिलते हैं। साथियों, हमने इस चैप्टर के संदर्भ में पांडुलिपि और कार्बन 14 पद्धति, साथ ही ऐतिहासिक स्रोत और अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। साथियों, अब हम जानकारी लेते हैं आपके भारत के नामकरण की। भारत के नामकरण की जानकारी जो लेते हैं साथियों, बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को नाम हिंदुस्तान कैसे मिला। साथियों, अब हम बात करते हैं भारत के नामकरण के बारे में। इस चैप्टर के माध्यम से हमने पांडुलिपि के बारे में पढ़ा, कार्बन 14 पद्धति के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने अभिलेखों का गहनता से विश्लेषण भी किया। अब हम बात करते हैं भारत के नामकरण के बारे में। लेकिन साथियों, मैं पहले बता देता हूं वापस, कार्बन 14 पद्धति क्या होती है कि किसी भी पुरातत्वविद के द्वारा खोजी गई जो पुरातन वस्तु हैं उसके समय को निर्धारित करने के लिए जो टेक्निक अपनाई जाती है पुरातत्वविद या फिर आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, उसे कार्बन 14 पद्धति के नाम से जाना जाता है। साथियों, आपको पता है कि कोई भी वस्तु हो, चाहे लकड़ी हो, हड्डी हो, लोहा हो, जो इस नेचर के अंदर मौजूद हैं, कुछ निश्चित मात्रा में उनमें कार्बन व्याप्त होता है, पाया जाता है। लेकिन बताना चाहता हूं कि जब तक कोई भी वस्तु इस प्रकृति में सही अवस्था में मौजूद है, ही इज द एक्सेप्ट इन द नेचर, वो रोजाना नेचर से कुछ मात्रा में कार्बन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन जैसे ही वो वस्तु खराब हो जाती है, जल जाती, कट जाती या दब जाती है, तो उसके बाद में उस वस्तु जो वस्तु है वो कार्बन को एक्सेप्ट करने की मात्रा को छोड़कर वापस कार्बन को रिलीज करना शुरू करते हैं। और जिस अवस्था में जो वस्तु मिलती है तो उसमें कार्बन की मात्रा को कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से मापकर उसका समय निर्धारित किया जाता है। अब हम बात करते हैं भारत का नामकरण। भारत का नामकरण, भारत का नामकरण कैसे हुआ, तो हम इसको इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, समझते हैं कि भारत को नाम भारत कैसे मिला। ये अपना भारत हो गया। अब भारत को भारत का नाम कैसे मिला, तो साथियों बताना चाहूंगा, ये अपना उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तर और पश्चिम इन दोनों दिशाओं के दरमियान यानी मध्य, इस क्षेत्र से जितने भी आक्रमणकारी आए हो, जैसे क्यों ना वो तुर्की हो या क्यों ना वो अरबी लोग हो या फिर आप बोल सकते हो उन्हें यूनान के लोग, जिन्हें यवन भी कहा जाता है। अब ये जो लोग भारत में आए हैं इस क्षेत्र में, साथियों बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी बहती है
सिंधु नदी। अब सिंधु नदी जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, अब इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रवाह करती है, 5 से 7 नदियों को साथ में लेकर चलती है, जैसे रावी है, सतलज है, चिनाब है, सोहन है, काबुल है, कुर्रम है, कुंभा है। इन सारी नदियों के कारण इस क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। स्पेशली इस पूरे क्षेत्र को एक नाम की उपमा मिली, इस नदी के कारण ही इस क्षेत्र को सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो भी आक्रमणकारी हैं या फिर विदेशी यात्री या फिर कोई भी इस क्षेत्र से जो व्यक्ति आए हैं अपने भारत के अंदर, वे लोग स का उच्चारण ह से करते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बड़े क्षेत्र में प्रवाह होने के कारण इस क्षेत्र को सिंधु से सिंध बना दिया गया। अब सिंध क्षेत्र को बना दिया गया, इस क्षेत्र को सिंध नाम मिला है। तो हम वर्तनी में कुछ बदलाव करेंगे इन लोगों के अनुसार। तो स की जगह वापस हम ह रख कर देखते हैं तो सिंध से बन जाता है हिंद, हिंद बन गया। साथियों, सिंध जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जो भाषा है जिसे सिंधवी के नाम से जाना जाता था। तो वापस पुनः एक बार हम ह का उच्चारण शुरू करते हैं, तो स की जगह मान पुट करते हैं ह का, तो सिंधवी से हो गई हिंदवी। और पूरे टोटल ऑल ओवर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? इस पूरे के पूरे क्षेत्र को सिंधुस्तान के नाम से जाना जाता था। अब सिंधुस्तान के नाम से जानने के कारण अब वापस हम ह का उच्चारण करेंगे, तो ह वापस जब हम इसके स्थान पर पुट करेंगे तो हमें ऑब्वियसली जो देश का नाम मिलेगा, इसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। अब हिंदुस्तान जो देश का नाम पड़ा है अपना, इस नामकरण का वर्णन हमें किस ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर देखने को मिलता है? तो साथियों बताना चाहता हूं कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के दौरान एक इतिहासकार भारत आया था जिसका नाम था अल बरूनी। नाम बताया जाता है उसका अल बरूनी। अल बरूनी जो भारत आया है, इसने भारत में रहते हुए भारत से संबंधित एक ग्रंथ लिखा, ऐतिहासिक ग्रंथ, जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर हमें ये पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी देखने को मिलती है। वैसे एक किताब और लिखी जिसका नाम है तहकीकात ए हिंद। तहकीकात का मतलब होता है पूरा का पूरा मुजाहिरा करना, किसका? भारत का। तो साथियों, हमें भारत का नाम किस कंडीशन में मिला ये हमने इस चैप्टर के माध्यम से जान लिया। साथ ही इसमें मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पर सिंधु की सहायक नदियों के बारे में बता देता हूँ कि अफगानिस्तान से सिंधु के साथ में एक नदी कॉम्बिनेशन बनाती है। इसके कारण इस नदी का नाम है सोहन। चूंकि जिस नदी के किनारे जो सभ्यता पनपी है, उस नदी के कारण ही पहचान में आई, इसके कारण इसे सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चूंकि सिंधु का जो प्रवाह क्षेत्र है, इसे सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब सप्त सैंधव क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां इसके साथ में सहायक नदियों के तौर पर बहती है, उनको हम देख लेते हैं एक बार वापस पुनः। तो सिंधु का जो सप्त सैंधव जहां पर 7 नदियां बहती हैं, इनमें सर्वदा सबसे पहली नदी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी हो गई। दूसरी नदी हो गई रावी। तीसरी नदी हो गई चिनाब। चौथी नदी हो गई है आपके सतलज। सतलज चौथी हो गई। तो पांचवी नदी हो गई है आपके व्यास। व्यास पांचवी नदी। तो सिंधु, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, और एक और नदी जिसे सोहन के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नदी की बात करें तो साथ में नाम आता है आपके कुंभा या कुर्मू। कुर्मू के नाम से इसको जाना जाता है। चूंकि 7 नदियां हो गई, इसके कारण इसे सप्त सैंधव नदी के नाम से, सप्त सैंधव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चूंकि यहाँ इस क्षेत्र की सबसे चर्चित और वर्णित जो नदी देखने को मिलती है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी का वर्णन हमें वेदों में भी पढ़ने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट कक्षा 6
कि पार्ट 1 से हमने, जिसका नाम क्या, कब, कहाँ और कैसे के माध्यम से आज हमने पांडुलिपि, अभिलेख और भारत के नामकरण के बारे में पढ़ा। साथ ही कल हम तिथियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें द बायोग्राफी ऑफ ईसा मसीह की जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही संपूर्ण भारत की नदियों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे।